पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 के सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के साथ और हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर 20 उपभोग फलन, बचत फलन और निवेश फलन। फ्रेंड्स, मेरे ये वीडियो कॉमर्स स्टूडेंट्स और आर्ट्स स्टूडेंट्स दोनों के लिए बहुत ही यूजफुल हैं। आप बहुत ही कम समय में हम अपना पूरा चैप्टर आसानी से रिवाइज कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, कल हमने पढ़ा था उपभोग फलन, बचत फलन और निवेश फलन चैप्टर को स्टार्ट किया था अवधारणा। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था कि पहले हमारे क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने से के बाजार नियम के आधार पर अपनी को क्या अर्थव्यवस्था का नियम बता रखा था, जिसमें बताया था कि अगर अपनी अर्थव्यवस्था में क्या होती है, बेरोजगार की स्थिति होती है, अगर क्या होती है, बेरोजगार की स्थिति होती है और पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति अगर है तो क्या होता है, ऐसी कोई शक्तियां कार्य करती है जिससे क्या होता है, हमें पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त हो जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं हुआ। जब आर्थिक मंदी का दौर चला तो बाहरी किसी शक्तियों ने कार्य नहीं हुआ और ये जो सिद्धांत था वो क्या था, फेल हो गया। तो उसके बाद अपने प्रोफेसर जे एम किन्स ने एक नया सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे नाम दिया गया था आय एवं रोजगार का सिद्धांत। तो ये जो आय एवं रोजगार का सिद्धांत था, इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग उन्होंने इस सिद्धांत को ज्ञात करने के लिए उनके कुछ 3 उपकरण काम में लिए थे। उसमें पहला था उपभोग फलन, दूसरा बचत फलन और तीसरा निवेश फलन। तो उपभोग फलन की हमने बात की थी कि जब किसी व्यक्ति की आय में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है ना। जब आय में वृद्धि होती है तो जो वृद्धि होती है आय में, वह पूरी राशि क्या होता है, उपभोग में वृद्धि नहीं होती है, उसका कुछ भाग क्या होता है, बचत में जाता है और कुछ उसके उपभोग में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो फिर उसके आधार पर हम क्या करते हैं, उसकी सीमांत प्रवृत्ति को ज्ञात करते हैं। प्रयोज्य आय क्या होती है, जो अपनी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन थी, सरल रेखा का जो सूत्र होता है y = a + bx में अपन मान रखे और क्या करा था, अपने सीमांत प्रवृत्ति को ज्ञात किया था। फिर उसके बाद अपन ने बात करी थी औसत की, फिर सीमांत प्रवृत्ति की। ये तो क्या पढ़ा था अपन ने, पूरा उपभोग फलन। फ्रेंड्स, अगर आपने ये नहीं देखा है तो आप स्क्रीन पर आई बटन को प्रेस करें और इससे पहले वाले को वीडियो को देखें तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। और उसी के आगे हम बात कर रहे हैं अब नेक्स्ट बचत फलन, यानी कि जो आय एवं रोजगार का सिद्धांत था उसका जो दूसरा उपकरण है बचत फलन, उसकी बात करते हैं। फ्रेंड्स, बचत क्या होती है, अपनी बचत होती है अपनी कुल आय में से अगर अपन उपभोग कर लेते हैं तो शेष जो बचता है वो क्या होता है, अपनी बचत होती है, ठीक है ना। तो y = C+S, तो y क्या होता है, अपना कुल आय, ठीक है। y होता है अपनी कुल आय। अपनी कुल आय कितनी होती है, अपने द्वारा किया जाने वाला उपभोग और अपने द्वारा की जाने वाली बचत। जब ये दोनों मिल जाते हैं, इन दोनों का योग हो जाता है तो क्या हो जाता है, अपने पास अपनी कुल आय प्राप्त हो जाती है। तो अपनी बचत किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं अपन, अपनी कुल आय में से क्या कर देंगे, अगर अपन अपने के द्वारा किए जाने वाले कंजम्पशन को घटा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, बचत आ जाएगी, सेम, ठीक है। तो अब ये जो बचत फलन है, जैसे अपने उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति को ज्ञात किया था, कैसे ज्ञात किया था, ΔC/ΔYD, यानी कि अपने द्वारा किया जाने वाले कंजम्पशन को अगर अपन प्रयोज्य आय से, किससे, प्रयोज्य आय से अपने द्वारा किए जाने वाले उपभोग में परिवर्तन को, अपनी प्रयोज्य आय में परिवर्तन को अगर भाग कर रहे थे तो अपने पास क्या प्राप्त हो रही थी, उपभोग फलन, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, ठीक है ना। तो वो भी तो जो था वो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन अपने रूल्स के अकॉर्डिंग था, क्या था, जो सरल रेखा का सूत्र होता है y = a + bx, उसी के हिसाब से हमने निकाला था। तो अब इस बचत फलन को ज्ञात करने के लिए भी इसी को देखना पड़ेगा अपने को। देखो क्या हो रहा है, बचत फलन को ज्ञात करने के लिए 45 डिग्री की समता रेखा से आय के विभिन्न स्तर पर उपभोग को घटा दिया जाए तो हमें बचत फलन ज्ञात होता है। और अपनी 45 डिग्री की सीमा रेखा का वही सूत्र y = a + bx, और वहां पे क्या बोल रहे हैं आप, विभिन्न स्तर पर उपभोग को घटा दो, यानी कि आपकी जो इनकम समता रेखा जो होगी, जब अपन ग्राफ पेपर में बनाएंगे अपनी इनकम को उसको, तो वहां पे जब अपन क्या करेंगे, कंजम्पशन को घटा देंगे, उपभोग को क्या कर देंगे, घटा देंगे। यानी कि देखो, जो अपना नॉर्मली एक मान के चलते अपनी बचत क्या होती है, अपने द्वारा बचाएगा पैसा ही अपनी बचत है,
ठीक है, तो ये जो अपनी बचत है, ठीक है ना, ये बचत क्या है, जो अपनी आय होती है उसमें से अपन उपभोग को घटा देते हैं। जब घटा देते हैं तो अपने पास क्या आ जाती है, बचत आ जाती है। और इस बचत फलन को कैसे याद करना है, ये 45 डिग्री की जो समता रेखा होती है वहां पे उपभोग को क्या करना है, अपने को घटाना है। ठीक है, तो ये अब पूरी एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन आ जाएगी। देखो कैसे करेंगे इसको। अपने सबसे पहला जो अपना शुरू होता है कि अपनी कुल आय क्या होती है, अपने द्वारा किया जाने वाला उपभोग और अपने द्वारा की जाने वाली बचत, और अपना जो कंजम्पशन होता है, ठीक है ना, कंजम्पशन क्या होता है, ए प्लस बी वाई। अब यहाँ पे ए अपना क्या, वो स्वायत्त उपभोग, बी अपनी सीमांत प्रवृत्ति, और वाई यानी कि क्या, अपनी कुल आय। ठीक है ना, तो जब अपन इस सेकंड इक्वेशन में, ठीक है ना, अब अपने पास सेकंड इक्वेशन में क्या है, y है, और y का मान अपने पास क्या है, c प्लस एस। y का मान है अपने पास c प्लस एस। तो जब अपन इस c प्लस एस को इस y की जगह पे मान रखते हैं तो अपने को जो नई इक्वेशन मिलती है वो कुछ इस तरह की होती है फ्रेंड्स। ठीक है ना, ये आप मेरी बात को समझेंगे। अपन ने क्या करा है, 45 डिग्री की समता रेखा लिए, उसका जो होता है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, है ना, यानी कि ये होता है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो जब इसमें अपन क्या करते हैं, इक्वेशन एक का मान इसमें रखते हैं, यानी अपना y इज इक्वल टू क्या है, c प्लस वन। जब इस इक्वेशन का मान इस इक्वेशन में रख दी तो अपने को जो ये नई इक्वेशन मिलती है क्या है, ये s इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 1 माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय वाई। ये जो नई इक्वेशन अपने को मिलती है, इससे क्या ज्ञात किया जा सकता है, इससे बचत फलन ज्ञात किया जा सकता है। यानी देखो अपन ने जो उपभोग करा, अब सबसे पहली बात तो क्या होगी कि अपनी आय में वृद्धि होगी। ठीक है, आय में जब वृद्धि होगी तो सबसे पहले तो अपना क्या होगा, उपभोग में वृद्धि होगी, और क्या होगी, बचत होगी। तो जो बचत होगी उसको ज्ञात करने के लिए जो अपना सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 1 माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय वाई। ये होता है अपना बचत फलन। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी बचत की औसत प्रवृत्ति की। ठीक है ना, बचत की औसत प्रवृत्ति की एवरेज प्रोस्पेरिटी क्या होती है अपनी सेविंग्स की। तो फ्रेंड्स बात कर रहे हैं कि कुल आय और कुल बचत के बीच का जो संबंध होता है ना, अपनी जो कुल आय होती है और अपनी जो कुल बचत होती है, उन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है ना, वो होती है अपनी बचत की औसत प्रवृत्ति। यानी कि हमारी आय कितनी है और उस आय के अगेंस्ट में हमारी सेविंग कितनी है, उन दोनों का जो रिलेशन है वो है अपना बचत की औसत प्रवृत्ति। तो फ्रेंड्स इसका जो सूत्र होता है वो कुछ इस तरह से होता है, s डिवाइड बाय वाई। s यानी क्या है, अपनी कुल बचत, और y यानी अपनी कुल आय। फ्रेंड्स एक बात यहाँ आपको बिल्कुल याद रखनी है अच्छे तरीके से कि APC, यानी APC क्या है, अपना एवरेज, और APS यानी कि APC उपभोग फलन, उपभोग की औसत प्रवृत्ति और बचत की औसत प्रवृत्ति, इन दोनों का योग हमेशा क्या होता है, एक होता है। इन दोनों का योग हमेशा एक के बराबर होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि उपभोग की औसत प्रवृत्ति और बचत की औसत प्रवृत्ति, इन दोनों का योग क्या होता है, एक होता है। तो जब हमारे पास इन दोनों में से किसी एक का मान अपने पास होता है तो जब उसे एक से घटा लिया जाएगा तो अपने पास क्या हो जाएगा, दूसरा मिल जाएगा। तो जब हमें उपभोग की औसत प्रवृत्ति ज्ञात करनी हो और अगर हमारे पास बचत की औसत प्रवृत्ति दे रखी हो तो हम उसे क्या करेंगे, एक से घटा लेंगे। और अगर हमारे पास बचत की औसत प्रवृत्ति दे रखी है और हमें उपभोग की निकालनी तो क्या करेंगे, उसे एक से घटा लेंगे। और दोनों ही नहीं है और हमें ज्ञात करनी है तो क्या हो जाएगा, देखो ये s डिवाइड बाय वाई, यानी कि हमारे द्वारा की जाने वाली कुल बचत को अगर हम हमारी कुल आय में से क्या करते हैं, विभाजित कर देते हैं, तो हमें जो प्राप्त होता है क्या, वो होती है आपकी बचत की औसत प्रवृत्ति। फ्रेंड्स ठीक है, बस यहाँ पे ध्यान रखने वाली एक बात यही है कि बचत की औसत प्रवृत्ति और उपभोग की औसत प्रवृत्ति, इन दोनों का जो योग होता है वो कितना होता है, एक के बराबर होता है। बात करते हैं बचत की सीमांत प्रवृत्ति। फ्रेंड्स जहां भी आपको ये वर्ड दिख जाए ना, सीमांत, मार्जिनल, इसका मतलब हमेशा परिवर्तन से होगा कि कितना चेंज हो रहा है, कि आप पहले क्या करते थे और अब क्या कर रहे हो, हमेशा चेंज से इसका मतलब आएगा। तो जब भी ये वर्ड आता ना सीमांत, सीमांत यानी कि मार्जिनल, तो इसका मतलब हमेशा आपको याद रखना है कि सूत्र में आपके पास क्या होगा, डेल्टा होगा। ठीक है ना, सूत्र में हमेशा आपके पास क्या होगा, डेल्टा होगा जब भी ये सीमांत होगा। तो जो बचत की सीमांत प्रवृत्ति होती है ना, उसका सूत्र होता है डेल्टा s डिवाइड बाय डेल्टा y, यानी कि आपकी बचत में कितना परिवर्तन हुआ
और आपकी आय में कितना परिवर्तन हुआ, कि आपकी आय में कितनी वृद्धि हो और उस आय में वृद्धि के फलस्वरूप आपकी बचत में कितनी वृद्धि हुई। यानी कि यहाँ अगर देखें कि अगर आपकी आय कितनी थी, 100 रुपए थी, ठीक है ना, आपकी आय 100 रुपए थी और आप कितने रुपए बचाते थे, 20 रुपए बचाते थे। फिर आपकी आय बढ़कर हो गई 120 रुपए, आपकी आय बढ़कर हो गई 120 रुपए और आपके द्वारा की जाने वाली बचत हो गई 20 से 25 रुपए। यानी कि आपकी बचत में कितना परिवर्तन हुआ, 25 माइनस 20 यानी कि 5। ठीक है, तो फ्रेंड्स अपन बात कर रहे हैं बचत की सीमांत प्रवृत्ति की। तो जहाँ पे भी मैं आपको बता रही थी फ्रेंड्स कि जो सीमांत वर्ड अगर कहीं आता है, यानी कि अपने सूत्र में बात किसकी होगी, डेल्टा की। अपन बात करेंगे हमेशा परिवर्तन की। तो जो अपन एग्जाम्पल लेके चल रहे थे कि मेरी आय थी पहले 100 रुपए, कितनी थी मेरी आय, पहले 100 रुपए थी और मैं जो बचत करती थी वो करती थी 20 रुपए। मेरी आय थी 100 रुपए और फ्रेंड्स मैं बचत करती थी 20 रुपए की, ठीक है ना। मेरी आय थी 100 और मैं बचत करती थी 20 की। फिर मेरी आय हो गई 120 रुपया और मैंने बचत करना शुरू कर दिया 25 रुपया। तो मैं बात कर रही हूँ परिवर्तन की। तो मेरी बचत में परिवर्तन, मेरी बचत में परिवर्तन क्या हुआ, मेरी आय 20 से बढ़कर कितनी हो गई, 5। और मेरी आय में परिवर्तन कितना हुआ, 100 से 120 यानी कि 20। तो जब मैं करूंगी 5 डिवाइड बाई 20 तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगी, बचत की सीमांत प्रवृत्ति। फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से अपने को एक बात ध्यान रखनी है कि बचत की सीमांत प्रवृत्ति और उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, इन दोनों का योग क्या होता है, 1 के बराबर होता है। इन दोनों का योग होता है 1 के बराबर। तो जब हम इन दोनों में से किसी एक की राशि या एक का मूल्य जब हमें प्राप्त होगा तो दूसरे को ज्ञात करने के लिए उसे क्या करेंगे, 1 से घटा देंगे। यानी कि अगर हमें क्या करनी है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति ज्ञात करनी है और हमारे पास बचत की सीमांत प्रवृत्ति है तो उसे क्या करेंगे, 1 से घटा देंगे। और हमें सीमांत प्रवृत्ति बचत की ज्ञात करनी और हमारे पास अगर उपभोग की है तो उसे क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इन दोनों का जो योग होता है वो क्या होता है, 1 के बराबर। बचत की औसत प्रवृत्ति और उपभोग की औसत प्रवृत्ति, उन दोनों का योग भी क्या होता है, 1 के बराबर होता है। और बचत की सीमांत प्रवृत्ति और उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, इन दोनों का योग भी कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये था फ्रेंड्स अपना बचत फलन। किसकी बात करिए अपन ने, बचत फलन। सबसे पहले हमने पढ़ा था उपभोग फलन और उसके बाद जो उपभोग फलन पढ़ा था उसमें अपन ने सीमांत प्रवृत्ति की बात याद करी। फिर वही औसत और मार्जिनल कंसेप्ट हमने क्लियर किया कि कुल आय क्या है, अपनी प्रयोज्य आय। और उसके बाद जो करा कि बचत की, एक व्यक्ति की जब आय बढ़ती है तो उसका बचत पर क्या इफेक्ट होता है, तो उसकी जो अपन ने इक्वेशन थी उसको अपन ने देखा और करा। अब बात करते हैं तीसरा उपकरण, आय एवं रोजगार का जो सिद्धांत है जो प्रोफेसर जे.एम. किन्स ने प्रतिपादित किया था, उसका जो तीसरा उपकरण है वह है निवेश फलन यानी कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन। फ्रेंड्स ये क्या बोलते हैं, देखो सबसे बेसिकली अगर अपन बात करते हैं निवेश यानी कि क्या, निवेश यानी कि देखो अपन कहीं पे पैसा लगाना, और पैसा कहीं पे अपन क्यों लगाते हैं, रिटर्न प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। अब मैं कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करूंगी तो क्या करूंगी, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मोटिव क्या होगा कि मेरे को वहां से क्या मिले, रिटर्न मिले। जैसे मैं कोई बिजनेस वूमेन हूँ, है ना, मैं बिजनेस वूमेन हूँ और मेरा कोई बिजनेस में सेटअप करना चाहती हूँ तो मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगी ना, कैपिटल लगाऊंगी, कोई मशीनरी खरीदूंगी जिससे मेरे को क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, रॉ मटेरियल मतलब कोई लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। तो मेरे द्वारा जो इन्वेस्टमेंट होगा, मेरा क्या मोटिव है कि मेरा प्रोडक्शन हो, क्या हो, वो ज्यादा से ज्यादा हो। यानी कि सबसे पहली बात थी कि मैं इन्वेस्ट करूंगी तो उससे क्या हो, मेरा प्रोडक्शन मैक्सिमाइज हो, और जब प्रोडक्शन मैक्सिमाइज होगा, ज्यादा होगा, तो मुझे क्या मिलेगा, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। तो मैं निवेश क्यों करूंगी, अच्छा रिटर्न के लिए। तो क्या बोल रहे हैं, निवेश से तात्पर्य नई उत्पादक परिसंपत्तियों को क्रय करना और उसका वस्तुओं और सेवाओं में उपयोग निवेश कहलाता है। यानी कि देखो कोई नई उत्पादक संपत्ति खरीदना, ठीक है। देखो जैसे मैं मेरा कोई बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ और मेरा जब मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ तो मैंने वहां पे कोई एक नई मशीनरी खरीदी तो मैंने क्या खरीदी, नई परिसंपत्ति को क्रय कर लिया। अब उस मशीन खरीद के मैं करूंगी क्या, वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग में। यानी कि जब वो जो मशीन खरीदी है वो मैंने मेरे प्रोडक्शन में ही तो यूज आएगी। तो जो ये मशीन मेरे
प्रोडक्शन में, उत्पादन में यूज आएगी, तो उसके उपयोग के लिए जब मैं किसी परिसंपत्ति का, किसी एसेट्स का परचेस करती हूँ तो वो मेरे लिए क्या कहलाता है, निवेश कहलाता है। ये जो है अपने आय एवं रोजगार के सिद्धांत का तीसरा उपकरण है निवेश फलन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन। कि एक जब आय की स्थिति, रोजगार की जो सिचुएशन होती है, वहां पे ये निवेश किस तरह से कार्य करता है। तो ये जो निवेश होता है, इस निवेश को 4 भागों में बांटा गया है फ्रेंड्स। बात करते हैं पहला, सार्वजनिक निवेश। अब ये सार्वजनिक निवेश क्या होता है, यानी कि देखो अपन ने जब उपभोग फलन पढ़ा था ना लास्ट वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो स्क्रीन पर आई बटन को प्रेस करें और देखें फ्रेंड्स। जो उपभोग होता है उसमें अपन ने पढ़ा था स्वायत्त उपयोग। अब स्वायत्त उपभोग का मतलब क्या देखा था कि हमारे पास चाहे आय हो या ना हो, यानी कि आय के शून्य स्तर पर किया जाने वाला उपभोग क्या कहलाता है, स्वायत्त उपभोग कहलाता है। उसी तरह से ये जो सार्वजनिक निवेश है, ये क्या है, सरकार और स्थायी निकाय द्वारा किया गया निवेश। यानी कि जो अपनी गवर्नमेंट है, अपने जो लोकल होती है गवर्नमेंट, होती है स्थायी निकाय, अपना नगर परिषद हो गया, नगर पालिका हो गया, जो निर्माण करती है, जो इन्वेस्टमेंट करती है, इनका इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये जैसे पुल बनाना, बांध बनाना, सड़कें बनाना, तो इनके लिए जो पैसा इन्वेस्ट होता है वो कहलाता है सार्वजनिक निवेश। यानी कि जैसे अपनी म्यूनसिपैलिटी है, और म्यूनसिपैलिटी के द्वारा अगर आपके घर के बाहर सड़क बन रही है तो वो क्या है, आपका गवर्नमेंट, सार्वजनिक निवेश है। उसके बाद बात करते हैं निजी निवेश। निजी निवेश यानी कि क्या, निजी निवेश को उद्यमों द्वारा किया गया जो निवेश होता है वो क्या कहलाता है, निजी निवेश का। यानी कि आप ऐसा मान के चलो कि मैं कोई बिजनेस वूमेन हूँ, मैंने मेरा नया बिजनेस स्टार्ट किया है और मैं उस बिजनेस को करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए उसमें जो मशीनरी खरीदूंगी, जो लैंड बिल्डिंग लगाऊंगी, मशीनरी लगाऊंगी, तो वो जो मैं जो पैसा इन्वेस्ट कर रही हूँ वो क्या है, मेरा निजी निवेश है। यानी कि निजी निवेशक के द्वारा, किसी पर्सनल बिजनेस मैन वुमेन के द्वारा जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वो क्या कहलाता है, आपका निजी निवेश कहलाता है। इसका एग्जांपल जैसे नई बिल्डिंग परचेज करना, कोई मशीनरी, कोई टूल्स, जो भी आपके बिजनेस के लिए काम आते हैं उनको परचेज करना। बात करते हैं स्वायत्त निवेश की। अभी क्या है, सरकार द्वारा किया गया ऐसा निवेश जो उत्पत्ति आय, ब्याज तथा लाभ में परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता है। चाहे आपकी कितनी भी इनकम हो, आपकी इंटरेस्ट रेट कुछ भी हो, आपको प्रॉफिट हो ना हो, बढ़ेगा घटेगा, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, इन्वेस्ट तो करना ही है। वो होता है आपका स्वायत्त निवेश। जैसे अपना स्वायत्त उपभोग होता है कि चाहे हमारी आय हो या ना हो, लेकिन अपना कुछ उपभोग ऐसा होता है जो कंटिन्यू क्या होता रहे, चलता ही रहता है। आय के शून्य स्तर पर भी क्या होता है, उपभोग चलता रहता है, तो वो होता है अपना स्वायत्त उपभोग। उसी तरह से कि ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के द्वारा जो करती है कि उसका आय से कोई लेना देना नहीं है, इंटरेस्ट से, प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा इन्वेस्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, आपका स्वायत्त निवेश कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं हम प्रेरित निवेश की। प्रेरित निवेश क्या बोलता है, देखो जब लाभ या आय प्राप्ति के लिए किया गया निवेश क्या कहलाता है, प्रेरित निवेश। मेरे पास कुछ पैसा एक्स्ट्रा था और मैंने कोई जमीन खरीद के रख दी। अब मेरा उसको जमीन खरीद के रखने का मोटिव क्या था कि भाई मुझे फ्यूचर में उसका ज़्यादा अमाउंट मिलेगा तो मेरे को क्या होगी, इनकम होगी, मेरा प्रॉफिट होगा। मेरे पास पैसों का कुछ सरप्लस था, मैंने गोल्ड खरीद के रख लिया। तो मैंने गोल्ड क्यों खरीदा, अब देखो उस गोल्ड को जब मैंने खरीदा तो उससे मेरे उत्पादन और सेवा में क्या वृद्धि नहीं हो रही है। तो उत्पादन सेवा में वृद्धि नहीं हो रही, लेकिन फिर भी क्या होगा, मुझे इनकम तो होगी, मेरा प्रॉफिट तो होगा। तो ऐसा जो निवेश होता है वो क्या कहलाता है, आपका प्रेरित निवेश कहलाता है। ठीक है, अब अपनी जो ये बचत और निवेश है ना, तो ये अपन ने पढ़ लिया। देखो फ्रेंड्स, उपभोग फलन सबसे पहले हमने डिस्कस किया था, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया बचत फलन, और उसके बाद हमने डिस्कस किया निवेश फलन। तो अब ये जो अपनी बचत और निवेश, ठीक है ना, बचत और निवेश जो दो बातें हैं, इन दोनों के कुछ आपस में जो पहलू है, जो बातें हैं, उनको अपन डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे कि अपने पास जितनी बचत होगी उस बचत के अमाउंट से ही तो अपन निवेश करेंगे। अपना निवेश आएगा कहाँ से, जब अपनी बचत होगी, और उस बचत की राशि को अपन क्या करेंगे, निवेश करेंगे। तो जब अपन बचत और निवेश के बारे में जो बात करते हैं उसमें पहला जो इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका प्रत्याशित बचत और प्रत्याशित निवेश, और दूसरा होता है आपका पूर्व व्यापी बचतें और संपादित विनियोग। ठीक है ना, तो बात करते हैं प्रत्याशित बचत और प्रत्याशित निवेश की। देखो सबसे पहली बात तो कि प्रत्याशित बचत और प्रत्याशित निवेश दोनों कभी भी बराबर नहीं होंगे।
आप मेरी इस बात को नोटिस करें कि बचत और निवेश दोनों कभी भी बराबर नहीं होंगे। इन दोनों का अमाउंट कभी भी क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, बराबर नहीं होंगे। फिर उसके बाद बचत क्या बोलते हैं, किसी विशेष साल में बचत, यानी कि आपका पर्टिकुलर कोई पीरियड था, उस पीरियड के अंदर आपने जो सेविंग की है वो क्या होती है, आपकी बचत होती है। और जो व्यक्ति इस कार्य को करता है वो कौन कहलाता है, बचत करता है। ठीक है ना। मैं बिजनेस वूमेन हूँ। मैंने मेरा पूरा 1 साल के लिए बिजनेस किया, मेरा टर्नओवर, मेरे सारे एक्सपेंस लेस कर दिया, टैक्स पेमेंट कर दिया, सब कुछ कर दिया, और लास्ट में मैंने कुछ सेविंग करी। तो पर्टिकुलर जो पीरियड, किसी एक विशेष साल की जो मेरी बचत है वो क्या कहलाती है, मेरी बचत कहलाती है। और मैं इस बचत को करने वाली हूँ तो मैं कौन कहलाऊंगी, बचत करता कहलाऊंगी। फिर उसके बाद बात करते हैं निवेश की। निवेश अपन ने भी ऊपर पढ़ा था, कितने तरह का होता है फ्रेंड्स, 4 तरह का होता है, सार्वजनिक, निजी, स्वायत्त और प्रेरित। ठीक है ना, ये 4 तरह के निवेश होते हैं। तो जब निवेश की बात करते हैं तो यहाँ पे निवेश का मतलब क्या बोल रहा है कि कीमत बढ़ने की उम्मीद पर भंडार करना। यानी कि देखो अभी बहुत सारे प्याज आ रहे हैं ना, ये सबसे अच्छा एग्जांपल है जो फ्रेंड्स आप सभी दोस्तों को अच्छे से समझ में आ जाता है, क्योंकि इसको अपन क्या डे टू डे लाइफ में अपने सामने देखते ना, तो जो चीज अपनी आंखों के सामने हो जाती है उस चीज को अपन कभी भी नहीं भूलते हैं। शायद आप किसी बुक में किसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर याद करते हो ना, तो ऐसा लगता है एग्जाम में कोई एक पॉइंट बता दे तो उसके आगे का तो मुझे फटाफट याद है। लेकिन फ्रेंड्स किसी मूवी की स्टोरी आपसे पूछ ले तो शायद ही आप कहीं पे अटकेंगे कि ये मुझे नहीं आ रही है। आपको मैं किसी गाने की लाइन पूछ लेती हूँ तो आपको फटाफट से आ जाएगी। तो फ्रेंड्स आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं, आप इसे थम्स अप दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे मोटिवेट करें। तो फ्रेंड्स अपना ये जो निवेश होता है, ठीक है ना, अब ये निवेश किसकी बात कर रहा है कि मैं बता रही थी आपको, एग्जांपल ले रहे हैं हम प्याज का। ठीक है ना, देखो जब प्याज का सीजन होता है ना, प्याज का जब सीजन होता है तो आपने सुना होगा 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो ऐसे ही प्याज मिलते हैं। और जबकि बहुत बार तो ऐसा होता है 10 के 2 किलो ले लो भाई ले लो, ऐसा रहती है रेट। लेकिन जब जैसे ही वो सीजन आउट होता है और जैसे 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 धीरे धीरे उसकी रेट बढ़ना होता है और वो 50 रुपए 100 रुपए किलो इतने तक भी रेट क्या हो जाती है उसकी पहुंच जाती है। तो अपने जो भारतीय परंपरा है, अपनी देखो भारतीय परंपरा है ना, वो बहुत सही है। क्योंकि आपने अभी तो शायद घरों में ऐसा नहीं होता है, अगर आपकी भी ज्वाइंट फैमिली है तो आपने कभी देखा होगा कि जो चीज सीजन में आती है ना उसको स्टोर करके रखना। ठीक है ना, बड़े बड़े की प्याज खराब हो जाते तो उनको लकड़ी के जो होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, तगारी टाइप का जो बर्तन होता है लकड़ी का, बांस वाला, उसमें स्टोर करके रखते हैं, हवा लगती रहती है। तो फिर अपने को जो कितने भी महंगे ना प्याज अपने पास क्या होंगे, हमेशा अवेलेबल हो जाएंगे। इसी तरह से लहसुन हो गया जिसको अपन हमेशा स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो ये पहले होता था, लेकिन अब क्या कहते हैं, अब तो हर सीजन में हर चीज मिलती है, तो ये चीजें अब कोई काम की नहीं रही। तो फ्रेंड्स अपन यहाँ पे क्या इस निवेश को समझ रहे थे कि कीमत के बढ़ने की उम्मीद पे क्या करना, भंडारण करना। यानी कि देखो मैं कोई व्यापारी हूँ, ठीक है, और मैंने व्यापारी हूँ कि मुझे पता है क्या होगा कि 1-2 महीने बाद तो प्याज की कीमतें बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और अभी मेरे पास बहुत मैंने मेरे गोडाउन में पूरा स्टॉक माल का कर लिया, प्याज ही प्याज भर दिए। ठीक है, प्याज ही प्याज भर दिए। तो मैंने जो वो स्टॉक किया वो किस हिसाब से किया कि इन फ्यूचर कुछ समय के बजाय अब जब उसकी रेट कम है ना तो मैं उसको बेच नहीं रही हूँ। जब मेरे को प्याज मिल रहे हैं 10 रुपए के 2 किलो प्याज मिल रहे ना, तो मैं उनको बेच नहीं रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि जब 50 रुपए किलो होंगे ना तब मैं उनको बेचूंगी, तो मेरा को प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस उम्मीद के साथ कि भविष्य में इसकी कीमत क्या होगी, बढ़ेगी। तो और मैंने क्या कर लिया, स्टॉक कर लिया। तो भविष्य में कीमत बढ़ने की उम्मीद पर जब किसी माल का स्टॉक कर लिया जाता है तो उसको कहते हैं फ्रेंड्स निवेश। आपको ये प्याज वाला एग्जांपल आप याद करेंगे तो ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि देखो होता ही ना, क्योंकि जैसे भी आपने देखा हो तो कुछ दिनों पहले आलू की कीमत कितनी थी, बहुत ज्यादा हाई हो गई थी आलू की कीमत, और अभी फिर से गिरी। तो जब कि यही सोच के ना कि हाँ फ्यूचर में आलू की रेट बढ़ेगी, अपन ही उसको स्टोर करके रख लेते। लेकिन देखो उसमें भी अपने को सिर्फ चीज देखनी पड़ती है कि इसमें से कुछ खराब हो जाएगा,
कीड़े लग जाए, मतलब सारा चीज देखे तो कि ये सोचना कि फ्यूचर में क्या होगी, इसकी रेट बढ़ेगी, इसकी रेट बढ़ेगी और मैंने आज उसको क्या कर लिया, स्टोर करके रख लिया, तो वो होता है मेरा निवेश। ठीक है, और जो व्यक्ति इसको करता है वो क्या कहलाता है, निवेश करता कहलाता है। यहाँ पे जो सबसे मेन बात अपने को ध्यान रखनी है फ्रेंड्स वो ये है कि आपके द्वारा किए जाने वाली बचत और आपके द्वारा किया जाने वाला निवेश जो है वो क्या होगा, कभी भी बराबर नहीं होगा। ये दोनों हमेशा क्या रहेंगे, अनइक्वल ही रहेंगे। ये था अपना प्रत्याशित बचत और प्रत्याशित निवेश। बात करते हैं अब किसकी, पूर्वव्यापी बचतों की और संपादित विनियोग की। विनियोग यानी वो निवेश होता है। ठीक है, अब ये यहाँ बता रहा है कि जो अपनी पूर्वव्यापी बचतें होती है और जो संपादित विनियोग होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो हमेशा बराबर होते हैं। यानी जिस तरह से इधर अपनी बचत और निवेश क्या होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, उसी तरह से ये पूर्वव्यापी बचतें और संपादित विनियोग क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। अब जब बचत की बात कर रहे हैं तो क्या है, किसी एक पारिवारिक इकाई द्वारा वास्तविक जो बचत की जाती है उसको क्या बोलते हैं, पूर्वव्यापी बचतें। ये तो बात कर रही थी इधर जो बचत है अपनी प्रत्याशित बचत का मतलब था कि किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में, किसी विशेष साल में जो बचत थी वो, और यहाँ बात कर रहे हैं किसी एक पारिवारिक इकाई, ठीक है ना, एक पारिवारिक इकाई के द्वारा जो वास्तविक बचत की जाती है वो कहलाती है आपकी पूर्वव्यापी बचतें। बात करते हैं संपादित विनियोग की। अब ये संपादित विनियोग क्या होता है, एक साल में उद्यमी द्वारा किया गया वास्तविक निवेश। ठीक है ना, एक साल में उद्यमी द्वारा किया गया वास्तविक निवेश क्या कहलाता है, आपका संपादित विनियोग कहलाता है। फ्रेंड्स, मैं कोई बिजनेस वूमेन हूँ, ठीक है ना, मैं बिजनेस वूमेन हूँ और मैंने मेरे इस बार प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए मैंने क्या किया है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है, नई मशीनरी लगाई है, नई टेक्नोलॉजी लगाई है, सब कुछ किया है। तो वो जो मेरा अमाउंट है वो क्या है, मेरा नया निवेश है। फ्रेंड्स, मैंने भी आपके वीडियो को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, मेरे व्यूअर्स करने के लिए मैंने आपके वीडियो को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया है। तो प्लीज़ इसे थम्स अप दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करते रहें। तो फ्रेंड्स, मेरा जो है ये क्या है, जो देखो मैंने नया इनोवेशन किया है, आपके सामने मैं आई हूँ, तो ये है मेरा वास्तविक निवेश। क्या बोल रहे हैं कि एक साल में उद्यमी द्वारा किया गया वास्तविक निवेश। ठीक है, अब जैसे क्या बताऊं मैं आपको, कोई पर्टिकुलर बिजनेस है, उस बिजनेस में नई टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है ना, नई टेक्नोलॉजी आ गई, उससे आपकी जो प्रोडक्शन लिमिट है वो क्या हो जाती है, एकदम से जल्दी ज़्यादा बढ़ेगी। तो फिर मैंने उसको क्या कर लिया, नई मशीन को ले लिया। अब जब उस नई मशीन को मैंने ले लिया तो जो अमाउंट मैंने इन्वेस्ट करा है, मेरा वास्तविक निवेश, वो मेरा वास्तविक निवेश क्या है, मेरा संपादित विनियोग। ठीक है ना, वो मेरा संपादित विनियोग है। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि ये जो संपादित विनियोग है, मैंने जो संपादित विनियोग किया है, आपके लिए ये नया इनोवेशन आपको कैसा लगा, मेरा वास्तविक निवेश कैसा है, आप मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, थम्स अप दें। ठीक है, तो ये थे अपनी क्या, प्रत्याशित बचत, प्रत्याशित निवेश, पूर्वव्यापी बचतें और संपादित विनियोग। मुझे प्लीज़ मेरे संपादित विनियोग के बारे में ज़रूर बताएं कि मेरा संपादित विनियोग कैसा है फ्रेंड्स। ठीक है, अब ये जो प्रत्याशित बचत और प्रत्याशित निवेश की जो बात करी थी, उसमें दो सिचुएशन पैदा हो जाती है फ्रेंड्स कि जब प्रत्याशित निवेश क्या होता है, बचत से ज़्यादा होता है, यानी कि मेरी जो सेविंग थी वो क्या थी, कम थी। देखो फ्रेंड्स, ये दोनों कभी इक्वल तो होंगे ही नहीं। हमने जो पहले ही डिस्कस किया था कि प्रत्याशित निवेश और प्रत्याशित बचत कभी भी बराबर नहीं होंगे, ठीक है ना, कभी भी बराबर नहीं होंगे। तो ऑब्वियसली कि एक ज़्यादा होगा और एक कम होगा। तो जब ज़्यादा होगा तो क्या सिचुएशन पैदा होगी और कम होगा तो क्या सिचुएशन पैदा होगी, तो जब हमारा निवेश हमारी बचत से ज्यादा होगा, ठीक है ना, जब हमारे द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट हमारी सेविंग से ज्यादा होगा तो क्या होगा, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। ठीक है ना, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी और फिर क्या होगा, बचत और निवेश बराबर होकर साम्य की स्थिति बन जाएगी, यानी कि नेशनल इनकम क्या होगी, बढ़ेगी। देखो राष्ट्रीय आय के उदाहरण वाला चैप्टर हमने कंप्लीट किया था, उसमें राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां भी हमने पढ़ी थी। क्या होती है फ्रेंड्स, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है राष्ट्रीय आय की अवधारणा, तो आप स्क्रीन पर आई बटन को प्रेस करें और फ्रेंड्स उस कंसेप्ट को भी समझे, बहुत अच्छा कंसेप्ट है वो। तो ये जो राष्ट्रीय आय क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है ना, जब हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ेगी,
क्या होगा जब प्रत्याशित निवेश हमारा ज्यादा होगा, हमारा प्रत्याशित निवेश अगर हमारी बचत से क्या होगा ज्यादा होगा, तो राष्ट्रीय आय क्या होगी, बढ़ जाएगी। और फिर उसके बाद क्या होगा, बचत और निवेश बराबर होकर साम्य की स्थिति पैदा हो जाएगी, यानी कि फिर हमारी क्या हो जाएगी, सेविंग बढ़ जाएगी, क्योंकि बचत से अधिक है, यानी बचत क्या है, कम है। तो जब नेशनल इनकम बढ़ेगी तो हमारी सेविंग क्या होगी, बढ़ेगी, और वो सेविंग फिर कहाँ चली जाएगी, निवेश के बराबर, और क्या हो जाएगा, साम्य की स्थिति पैदा हो जाएगी। फिर उसके बाद बात करते हैं क्या, कि जब हमारे द्वारा किया जाने वाला प्रत्याशित निवेश क्या है, अपने सेविंग से कम है, ठीक है, सेविंग से कम है, यानी कि क्या, स्टॉक इकट्ठा कर रखा है, ठीक है, स्टॉक इकट्ठा कर रखा है। जब स्टॉक हमारे पास, यानी कि हमने जो प्रोडक्शन किया था वो पूरा पूरा बिका नहीं, इकट्ठा हो गया, तो हम क्या करेंगे, फिर हमारे प्रोडक्शन को कम कर देंगे, यानी कि अपने उत्पादन में कमी कर देंगे, ठीक है ना। उत्पादन में कमी करेंगे तो हमारी आय क्या होगी, कम हो जाएगी, घट जाएगी। तो फिर क्या होगा, अपनी बचत भी घटेगी, और जब बचत घटेगी तो किसके बराबर जाएगी, निवेश के बराबर, और फिर से क्या हो जाएगी, साम्य की स्थिति पैदा हो जाएगी। फिर उसके बाद बात करते हैं जो छोटा सा पॉइंट है अगला, पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता, यानी कि हम कोई नया इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है ना, कोई नया इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कोई नया इन्वेस्टमेंट क्यों करें, कि भाई हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, हमारे द्वारा किए जाने वाले उत्पादन की मात्रा में क्या होगी, वृद्धि होगी। देखो, उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होना ही क्या है, अपने लिए लाभ होना। तो जब मैं कोई न्यू इन्वेस्टमेंट इस पर्पस के साथ करती हूँ कि मेरा जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना, मेरा प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा, तो इस प्रत्याशा के साथ जब अगर मैं कोई नया विनियोग करती हूँ तो वो कहलाती है मेरी पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता। फ्रेंड्स, आपको फिर से मैं याद दिला दूं कि जब जब भी ये सीमांत बढ़ाता है, हम बात करते हैं परिवर्तन की, यानी कि नए विनियोग पर लाभ की प्रत्याशा की। मेरा विनियोग क्या था, पहले मेरे लाभ क्या थे, मैं कुछ और नया इन्वेस्ट करूंगी तो मेरा प्रॉफिट कितना इंक्रीज होगा, कितना घटेगा, मेरा प्रॉफिट क्या होगा, इसी की प्रत्याशा जो ये रहती है कहलाती है पूंजी की कार्यकुशलता, पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता, ठीक है। यानी कि बात हम किसकी करते हैं, परिवर्तन की। तो फ्रेंड्स, ये था आपका चैप्टर 20 की उपभोग फलन, बचत फलन और निवेश फलन की अवधारणा कि अपने जो प्रोफेसर है किन्स, J.M. किन्स ने जो आय एवं रोजगार का सिद्धांत दिया था उसकी हमने पूरी बात की कि किस तरह से ये अर्थव्यवस्था में कार्य करता है, और इनके जो ये 3 उपकरण थे इनकी हमने बात की। तो इसी चैप्टर कंप्लीट होता है उपभोग फलन, बचत फलन और निवेश फलन। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, यदि आप मेरे इस वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आने वाले भागों में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।